हमारी क्लास 10 की केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में टाइप ऑफ रिएक्शंस में हमारा दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स के बारे में भी एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली हमारा जो हमने इससे पहले लेक्चर पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स थे जो कि मिलके हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे थे, करेक्ट? इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट उल्टा कर दो, एक रिएक्टेंट रहेगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स रहेंगे। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, इसमें देखो CaCO3 एक रिएक्टेंट है, इसमें ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू जा रहा है और क्या हमें मिल रहा है? दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। कौन कौन से? CaO और CO2। CaCO3 को क्या क्या कहते हैं? लाइमस्टोन कहते हैं, चॉक कहते हैं, मार्बल कहते हैं और भी सारी चीजें कहते हैं। हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसको क्या कहते हैं? लाइम या क्विक लाइम कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इस सारे का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। जिसने नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख ले, मेकिंग एन इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव वाला, तो सब समझ आ जाएगा। फिर बात करते हैं आगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने पूरा नहीं लिखा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ लो, अपने से लिख लेना। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम हीट के थ्रू, अगर हम हीट देकर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा? अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे। और फोटोकेमिकल क्या होगा? अगर हम लाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे। तो बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये हो रहा है कि एक हमारे पास रिएक्टेंट रहता है। ये रिएक्टेंट को हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रोलिसिस से हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसके बॉन्ड टूट जाते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बच जाते हैं, जो कि सिंपल कंपाउंड्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन अब तुम देखो, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट यानी एक कंपाउंड है जो कि टूट के हमें दो या दो से ज्यादा सिंपलर कंपाउंड दे रहा है। सिंपलर कंपाउंड दे रहा है, ये सारे क्या है? इससे सिंपल कंपाउंड है, इससे सिंपल कंपाउंड है तो सिंपलर कंपाउंड दे रहा है। उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अच्छा, अभी मैंने बात की कि बॉन्ड टूटता है, एनर्जी वगैरह की बात, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, वो बस एक इंट्रो दे रही थी पूरे चैप्टर का। अभी टॉपिक का अभी पूरा टॉपिक चालू भी नहीं हुआ है। चलो देखो, होता क्या है कि मैंने ऑलरेडी बताया था हमारे लेक्चर में, स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, कि जो भी चीजें बनती हैं वो कैसे बनती हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू। बॉन्ड बन रहा होता है तो एक कंपाउंड बनता है, बॉन्ड बन रहा होता है एटम्स के बीच में, ठीक है? तो क्या होता है? कंपाउंड बन रहा होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में भी बनता है कभी कभी, लेकिन वो हायर स्टडीज, ओके? तो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा होता है तो वो कंपाउंड बन जाता है, ऐसे बॉन्ड बना के। बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? बॉन्ड्स तुम्हारे, या तो तुम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन अपना दे दो, मतलब एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे देता है, कंप्लीटली ले लेता है, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है, तो बॉन्ड्स बन जाते हैं। दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली वो डोनेट कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ले लेते हैं किसी से, एटम्स, ओके? अच्छा, अब दूसरा क्या आता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड में अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है, मान लो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें 2 की जरूरत है लेकिन मुझे 4 और चाहिए। तुम्हें 2 की जरूरत है, मुझे 4 और चाहिए। तो अगर मैं तुम्हें कंप्लीटली दे दूंगी तो मैं भी गरीब हो जाऊंगी, और अगर तुम मुझे कंप्लीटली दे दोगे तो तुम भी गरीब हो जाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शेयर कर लेते हैं कि तुम्हें 2 की जरूरत है, लो तुम 2 मेरा शेयर कर लो, मैं तुम्हारा 4 शेयर कर लेती हूँ, तो मेरी भी नीड पूरी हो जाएगी, तुम्हारी भी नीड पूरी हो जाएगी। तो उससे हम क्या कहेंगे? उससे हम कहेंगे शेयरिंग। तो वो कौन सा बॉन्ड हो गया? कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। और आयनिक में क्या होता है? आयनिक में होता है कि मेरे पास एक ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो तुम ले लो, तुम्हारे पास एक कम है, तो वो क्या हो गया?
आयनिक बॉन्ड हो गया। क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड हो गया। बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जिन भी एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है उसमें तुम जितना भी बॉन्ड बन रहा है उतनी लाइन बना दो। जैसे कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन से एक बॉन्ड बना रहे हैं तो मैंने एक लाइन लगा दी। अच्छा, एक हम लोग एटम लेके देखते हैं, जैसे कि H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O, देखो सॉरी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा होता है और इसके बीच में एक बॉन्ड बन रहा होता है, तो मैंने ऐसे लाइन लगा दी, ऐसे शो कर दिया। अच्छा, जब बॉन्ड बन रहा होता है ना तो ये क्या करते हैं? अपनी एनर्जी लूज करते हैं। मेन ये होता है कि जितनी ज्यादा ये एनर्जी दे देंगे तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, उतना ज्यादा स्टेबल ये रहते हैं, ये टूटते नहीं है उतने जल्दी। अगर हम इन्हें एनर्जी दे देंगे, ज्यादा एनर्जी इनके पास हो जाएगी ना, तो ये मतलब पागल से होने लगते हैं। ये फिर क्या करते हैं? अपना बॉन्ड तोड़ देते हैं, वीक, इनका बॉन्ड वीक पड़ जाता है, इनका बॉन्ड वीक पड़ जाता है, स्टेबल नहीं रहते हैं, तो ये बॉन्ड तोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में? हम यही करते हैं। हम क्या करते हैं? हम इनको एनर्जी दे देते हैं। एनर्जी दे देंगे तो क्या होगा? ये अपना बॉन्ड तोड़ देंगे, ये अपना बॉन्ड तोड़ देंगे, बॉन्ड वीक पड़ जाएगा, बॉन्ड वीक पड़ जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर ये सिंपलर बॉन्ड्स बना लेंगे, आसान से छोटे छोटे बॉन्ड्स बना लेंगे, सिंपलर बॉन्ड बना लेंगे और फिर सिंपल कंपाउंड्स बना देंगे, जिससे कि हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं इसको पॉज कर रही हूँ ताकि मैं थोड़े से और चीजें लिख सकूँ। चलो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे फाइनली हम लोग आ गए। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। देखो थर्मल वर्ड जो दिख रहा है ना, ये तुम्हें, ये जहां पे भी हीट है वहां ये है, मतलब थर्मल का बेसिकली मतलब होता है रिलेटेड टू हीट। तो रिलेटेड टू हीट है ही, मतलब हीट जहां रहेगी वहां ये रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखो। इसका एग्जाम्पल क्या है कि हमने पोटेशियम क्लोरेट लिया, ये ClO3 को हम क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं। इसका हमने करा है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फिर हमें क्या मिला? पोटेशियम क्लोराइड मिला और क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब चलो, अब एक अच्छे से एग्जाम्पल पे आते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा काफी ज्यादा साइंस की नॉलेज वाला एग्जाम्पल, वो है फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे। इसका क्या करेंगे हम? अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो कैसे रहा है। हम क्या करेंगे ना, हम पहले लेंगे एक टेस्ट ट्यूब और लेंगे एक टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर से हम पकड़ेंगे उस टेस्ट ट्यूब को, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, टू बी प्रिसाइज। ओके, तो फेरस सल्फेट के थोड़े से क्रिस्टल डाल देंगे। उसके बाद हम एक बर्नर लेंगे, बर्नर को जलाएंगे और उस टेस्ट ट्यूब को जिसके अंदर हमने फेरस सल्फेट का क्रिस्टल रखा है उसके ऊपर लेके आ जाएंगे और इसे जलाएंगे। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल तुम्हें मिलेंगे ग्रीन कलर के। ठीक है, अब तुम जब रिएक्शन हो रहा होगा, थोड़ा सा ये जल गया, उसके बाद तुम देखोगे ये ग्रीन कलर से हो गया व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर के होने के बाद ये हो गया ब्राउन कलर का, ये हो गया ब्राउन कलर का। ठीक है, इस जो पूरा रिएक्शन है इसको करने के लिए तुम्हारे कुछ प्रिकॉशंस हैं। पहला प्रिकॉशन क्या है? जब तुम इसका जो रिएक्शन वाला कर रहे होगे, ये पूरा प्रैक्टिकल कर रहे होगे, तो इसका जो माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब होता है ना, माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब क्या होता है? लोग सोच रहे हैं माउथ, इसका मुंह कहाँ होता है? ओके, सो माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब इज बेसिकली जो ओपनिंग होती है टेस्ट ट्यूब की, जहाँ से तुम चीजें डालते हो। अरे ये माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब इसको कहते हैं, जहाँ से चीजें डालते हो, माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब जो होता है। ठीक है, इसको ना अपने साइड रखना, ना अपने आजू बाजू मतलब आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके तरफ रखना है। ऐसी जगह रखना है जहाँ लोग ना हो। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इससे गैस निकल रही होती है, मतलब इसका ऑलरेडी ग्रीन से व्हाइट हो गया, व्हाइट से ब्राउन हो गया। ये तो हमें ऑब्जर्वेशन दिख भी गई। एक और ऑब्जर्वेशन है जो हमें स्मेल करनी पड़ेगी। वो क्या होती है? वो ये होती है कि हमें एक मिल रही है स्मेल बर्निंग सल्फर की। अब ऐसा नहीं कि तुम नाक डाल के वहां पे स्मेल करोगे, ऐसे कुछ नहीं करना है। स्मेल ऐसे नहीं की जाती है चीजें। स्मेल कैसे करते हैं? हम विस्क करेंगे। लोग सोचेंगे विस्क क्या होता है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम जो टेस्ट ट्यूब रहेगा, टेस्ट ट्यूब ही है, मान लो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस साइड इसका मुंह है, हम क्या करेंगे, जो एयर रहती है वो उसको अपने हाथ से इसको ब्लो कराएंगे अपने नोज की तरह, ठीक है, और फिर स्मेल करेंगे तो हमें स्मेल आएगी बर्निंग सल्फर की। बर्निंग सल्फर की स्मेल तुम्हारी किसकी होती है? SO2 की, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की। तो हो गया ना, ये जो फेरस सल्फेट है, ये तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा होता है। ये तीन चीजें बना रहा होता है, फाइनली होता है। तो ग्रीन कलर से व्हाइट होके जो ब्राउन हो रहा है, तो ब्राउन ये हो रहा है। और जो सल्फर की, बर्निंग सल्फर की तुम्हारी स्मेल आ रही है, वो
इसकी वजह से आ रही है। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से निकल रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी निकल रहा होता है। सो बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल होती है बर्निंग सल्फर की। तो ये चीजें आ रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम समझ गए कि ब्राउन क्यों हुआ, स्मेल क्यों आई। क्वेश्चन ये आता है व्हाइट कलर कहाँ से आया, व्हाइट कलर क्यों आया, टूट रहा डायरेक्ट ब्राउन में जाए, कलर ट्रांजिशन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ओके सो ये क्यों हो रहा है। तो ओके एक्सेंट आ जाता है। हाँ तो देखो वो इसलिए होता है बिकॉज FeSO4 जो तुम्हें दिख रहा है अच्छा सा प्यारा सा ऐसे अकेले अकेले, ये एक्चुअल में FeSO4 अकेले नहीं होता है। FeSO4 के साथ होता है FeSO4.7H2O, मतलब ये उसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है। क्या होता है FeSO4.7H2O। अब लोग घबरा गए कि 7.7H2O, ये तो हमने ऐसा कभी पढ़ा नहीं, डॉट वॉट कहाँ से आ रहा है ना। तो बता रहे इसको, पहले छापो फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं अच्छे से। 3, 2, 1 छाप लिया तो नाइस। उसको समझने से पहले तुम ये समझो कि जो मैंने बोला फेरस सल्फेट, फिर फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड हो जा रहा है, तो क्या मतलब आयरन अपना नाम बदल ले रहा है, फेरस से फेरिक कर ले रहा है? ऐसा कुछ नहीं है देखो होता क्या है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ना जिनके पास मल्टीपल वैलेंसी होती है, जैसे कि हो गया कॉपर, जैसे कि हो गया तुम्हारा आयरन, तो उनके पास मल्टीपल वैलेंसी होती है। आयरन 2 वैलेंसी भी शो कर सकता है, आयरन 3 वैलेंसी भी शो कर सकता है। तो जो ज्यादा वाली बड़ी वाली वैलेंसी होती है उसे हम उसके बाद में IC इक लगा देते हैं। जो तुम्हारी बड़ी वाली वैलेंसी होती है, लार्जर वैलेंसी ऐसे करके लिख लो, जो बड़ी वाली वैलेंसी होती है उसके लास्ट में हम IC इक लगा देते हैं, जैसे कि फेरिक हो गया, ठीक है। और जो छोटी वाली वैलेंसी होती है उसके बाद में हम OUS अस लगा देते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा आयरन है, आयरन के पास 2 वैलेंसी है, एक 3 वाली और एक 2 वाली। 3 बड़ा डेफिनेटली, तो उसको क्या कहोगे, जो 3 वाली वैलेंसी रहेगी उसमें आयरन को तुम क्या कहोगे, इस केस में फेरिक कहोगे। क्या कहोगे, फेरिक कहोगे। और इस वाले में तुम क्या कहोगे, जो 2 वाला होता है उसमें क्या कहोगे, अस लगा दोगे लास्ट में, तो उसे क्या कहोगे, फेरस कहोगे। ऐसे कॉपर, कॉपर में 2 वैलेंसी कौन कौन सी शो होती है, एक 1 की शो होती है और एक 2 की शो होती है। तो जो 2 वाला है वो बड़ा है डेफिनेटली, तो उसके आगे तुम क्या करोगे, क्यूपरिक लगाओगे। सनी कॉपरिक मत करना प्लीज, क्यूपरिक लगाओगे, क्यूपरिक बोलोगे उसे। और जो 1 वाली रहती है उसको तुम क्या कहोगे, क्यूपरस कहोगे। क्या कहोगे, क्यूपरस कहोगे। स्पेलिंग लिख दूंगा, देखो आयरन में तुम उसे फेरिक कहोगे और फेरस कहोगे, और कॉपर के केस में तुम उससे क्यूपरिक कहोगे और क्यूपरस कहोगे। कैसे बोल रही हो, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है। तो यही चीज होती है कि बैलेंसी जो है वो वहां पे चेंज हो जा रही है। जब फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट था तो इसमें 2 वाली वैलेंसी है और फेरिक ऑक्साइड में 3 वाली वैलेंसी है। कैसे मैं इसे पता कर सकती हूँ, कैसे मैं इसे पता कर सकती हूँ, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं किसी कंपाउंड का। हमने क्या किया था, हमने एक साइड जो भी मतलब कंपाउंड में प्रेजेंट है आयंस, उनका मैंने ऐसे लिखा, Fe इधर लिखा, SO4 इधर लिखा, फिर मैंने इसकी वैलेंसी लिखी। इसकी वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंसी फेरस वाला नहीं है ना, तो इसकी वैलेंसी 2 रहेगी। और SO4 में क्या होता है, SO4 में भी 2 रहता है। फिर हम क्या करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, Fe2SO4 2। तो जो नीचे नीचे वाला अगर सेम चीज रहता है तो उसको हम काट देते हैं और वो ऐसा कुछ आ जाता है। ऐसे इसमें भी देखो, इसमें क्या करेंगे, Fe एक तरफ और एक तरफ। Fe ये कौन सा लिए हैं, फेरिक लिए हैं। क्या लिए हैं, फेरिक लिए हैं। तो फेरिक में क्या होगा, 3 वाली वैलेंसी, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ऑक्सीजन में कौन सी वैलेंसी, ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, 2, तो 2 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, Fe2O3। क्या वही चीज आ रही है, सेम चीज आ रही है, इसमें भी सेम चीज आ रही है, सेम चीज आ रही है। मैंने इतना मोटा मोटी क्यों पढ़ा है, इतना ओवरलुक करके क्यों पढ़ा है, इतना ज्यादा मतलब ऊपर से क्यों पढ़ा है, बिकॉज ये 9 का पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़े हो तो 9 का लेक्चर जाकर, ओके। तो ये
समझ गए ना, सेम चीज आ रही है। तो फेरस वाले केस में ऐसा फॉर्मूला, फेरिक वाले केस में +3 और फेरस वाले में +12 ऑक्सीडेशन से जाते हैं। फेरिक वाले में 3 और फेरस वाले में 2। ओके 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 ओके, ठीक है, समझ गए इस बात को, फेरस फेरिक समझ गया ना। अब चलो अब बात करते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल बेसिकली क्या होता है ना, अब तुम एक छोटा सा भी अगर तुम दाना लोगे फेरस सल्फेट का, ठीक है, तो छोटा सा भी, थोड़ा सा भी, मतलब इतना छोटू सा भी लोगे ना, तो क्या इसमें एक फेरस सल्फेट रहेगा? नहीं, इसमें ढेर सारे फेरस सल्फेट रहते हैं, आपस में एक साथ लिंक्ड रहते हैं। ऐसे मान लो ये एक Fe का हो गया, FeSO4 के साथ हो गया, फिर ये दूसरा किसी FeSO4 के साथ है, ये मतलब ऐसे आपस में मान लो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे खैर ऐसे ऐसे करके फिर और ऐसे दूर दूर तक ऐसे करके आपस में सब लिंक रहते हैं। एग्जैक्ट चीज नहीं है ये, डेफिनेटली मैंने एग्जैक्ट क्रिस्टल नहीं बनाया, एक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। ऐसे कर करके लिंक रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, क्यूबॉइड टाइप्स बनाए होते हैं, ये क्यूबॉइड, इसके पीछे दूसरा क्यूबॉइड चल रहा होता है, इसके पीछे और क्यूबॉइड चल रहे होते हैं, और इसके कोने कोने में ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे लिंक किए होते हैं खुद को, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? समझ रहे हो? ऐसे ऐसे करके सब एक दूसरे को लिंक किए रहते हैं। बट हाँ, ऐसे करके कुछ मतलब ऐसे करके क्या था, ऐसे फेरस सल्फेट बनाए जाते तब जाके एक छोटा सा दाना मिलता है फेरस सल्फेट का। ये जो ऐसा जाले टाइप्स में दिख रहा है, इसे हम कहेंगे क्रिस्टल। इसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल कहेंगे। हम इसे कहेंगे FeSO4 का क्रिस्टल है। ये तो नहीं है मतलब, लेकिन हम मान लो कि FeSO4 का क्रिस्टल है, मान लिया हमने, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसे FeSO4 का क्रिस्टल, से जाले टाइप जो रहता है। नाउ क्या होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स FeSO4 ऐसे करके रहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स इनके बीच में आके फंस जाते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स इनके बीच में आके फंस जाते हैं, और इस क्रिस्टल से, इस जाल से, क्रिस्टल को जाल समझो, इस जाल से निकल ही नहीं पाते हैं वो, इसी के बीच में फंसे रहते हैं, ठीक है, इसी के बीच में फंसे रहते हैं। तो FeSO4.7H2 धीरे धीरे करके इसका, तो यही क्या होता है ना, ये जो जाल में फंसे रहते हैं ये H2O, तो यही जो H2O होते हैं वो हम डॉट करके लिखते हैं, वही हम डॉट करके फिर लिखते हैं। जो भी क्रिस्टल में FeSO4 का क्रिस्टल हो गया, या जिप्सम में भी होता है, तो इन सब के जो क्रिस्टल होता है ब्लूक्सोशन जिप्सम का होता है, ठीक है। तो मान लो अभी फिर FeSO4 की बात करें, तो FeSO4 का जो क्रिस्टल हो गया, इसमें जितने भी H2O फंसे रहेंगे उसे हम डॉट करके लिखेंगे। तो एक FeSO4 के क्रिस्टल में 7H2O, 7 वाटर के मॉलिक्यूल फंसे रहते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, .7H2O, ठीक है। तो यही वाला जो कहता है ना, ये चीज बस यही है कि क्या होता है, पानी जो है इसके क्रिस्टल्स में बीच में फंस जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे डॉट करके लिख देंगे। इसको जो ये H2O जो फंसे हुए हैं हम क्या कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या रहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, जब रहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अब देखो हो क्या रहा होता है उस एक्सपेरिमेंट में, ये हो रहा होता है कि जब मैं उसे जलाती हूँ, पहले FeSO4.7H2O, ग्रीन कलर किसका होता है, पहले ये समझो, ग्रीन कलर तुम्हारा इसी का होता है, FeSO4 का ग्रीन कलर नहीं होता है, ठीक है, FeSO4.7H2O का ग्रीन कलर होता है, इसका ग्रीन कलर होता है। अब क्या होता है, जब मैं इसे जला रही हूँ, हीट करा रही हूँ, पानी क्या है, पानी तो निकलता है हीट करने पे, तो ये 7H2O निकल गए, हीट करने पे FeSO4.7H2O, इसको मैंने हीट किया, हीट करने पे क्या हुआ कि FeSO4.7H2O का जो H2O है वो वाटर वेपर के फॉर्म में निकल गया। पानी क्या होता है, वो निकलेगा, अगर मैं पानी चलाऊंगी तो क्या, मतलब पानी को बॉईल करूंगी तो क्या होगा, वो वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये भी क्या किया, ये वाटर वेपर के फॉर्म में एस्केप करके यहाँ से क्रिस्टल से छूट के निकल गया,
तो मैंने इसीलिए इसको ऊपर एरो दिखाया, क्योंकि ये वाटर वेपर वाला फॉर्म है, वाटर नहीं है। अगर वाटर होता तो मैं इसको ऐसे मतलब दही रखती, एरो ऊपर नहीं दिखाती, लेकिन ये निकल गया वाटर वेपर के फॉर्म में, एस्केप कर गया, कोई चीज एस्केप की जाए तो उसे ऊपर एरो दिखाते हैं ऐसे। और हमें फिर क्या मिला, FeSO4 मिला विथ नो वाटर मॉलिक्यूल्स, विथ नो वाटर मॉलिक्यूल। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। लिख दूं मैं इसको, मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ये तो तुम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, जिसमें ऑलरेडी पानी रहता है, उससे मैं अगर पानी निकाल लूं, पानी मैंने निकाल दिया किसी चीज से, तो फिर जो फाइनली वो बनता है उसको मैं बोलूंगी इसका एनहाइड्रस फॉर्म है। जैसे FeSO4 के पास पानी था, यहाँ से पानी निकल गया, तो मैं क्या बोलूंगी, अब ये एनहाइड्रस फॉर्म है FeSO4 का, ये एनहाइड्रस FeSO4 है, ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है। ये क्या है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है। तो ये जो मुझे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है, इसी का कलर क्या होता है, इसी का कलर व्हाइट होता है। जो मुझे बीच में कलर व्हाइट मिल रहा था, वो इसी का कलर मिल रहा था। पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि जब मैं जला रही हूँ तो ग्रीन कलर से वो व्हाइट कलर मिल जा रहा था। क्यों, क्योंकि उसका जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसका वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो पूरा वाटर वेपर की फॉर्म में वहां से निकल जा रहा है ऑन हीटिंग, और फिर मुझे मिल रहा है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट जो कि व्हाइट कलर का होता है। अब वापस से क्या हो रहा है, मैंने हीट देना तो इसको बंद नहीं किया, अब मैंने इसे हीट देना बंद नहीं किया, तो अब क्या होगा, अब इस फेरस सल्फेट का फिर से हीटिंग चली रही है, तो अब ये फेरस सल्फेट टूटेगा। ये फेरस सल्फेट फिर जाके फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। तो ये था एग्जाम्पल, दूसरा वाला देखिए। आखिरी रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, बोर हो रहे हैं ना, ठीक से चल रहा है, इतना लंबा है। चलो आखिरी है, फाइनल। अब क्या करेंगे, अब ये रिएक्शन कराते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। पहले क्या करेंगे हम कि हम एक लेंगे टेस्ट ट्यूब, एक लेंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर और लेंगे बर्ड। टेस्ट ट्यूब को हम पकड़ेंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर से, उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट डाल दिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 और ट्वाइस। ये कौन से कलर का होता है, कलरलेस, कलरलेस है इसका कलर, ठीक है। तो ये डाल दिया, उसके बाद क्या होगा, हम इसे जलाएंगे, बर्नर चालू करेंगे, जलाएंगे इसे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें मिल रहा है ना ऊपर ब्राउन फ्यूम्स, पूरा जो बीकर है ना, ब्राउन ब्राउन फ्यूम्स, फ्यूम्स मतलब जैसे गैस निकल रही होती है ना, उसका फ्यूम्स आते हैं, ठीक है। तो फ्यूम्स से पूरा ब्राउन फ्यूम से भर जाती है। ब्राउन फ्यूम्स किसके हैं, ब्राउन फ्यूम्स है तुम्हारे NO2 के, NO2 के ही तुम्हारे कैसे होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। तो हमें क्या पता चल गया, हाँ इसके अंदर NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अच्छा, मैंने इसमें ऊपर का सिंबल क्यों डाला है पता है ना, क्योंकि ये चीजें इवॉल्व हो रही है, वहां से निकल रही है, O2 भी निकल रहा है और NO2 भी निकल रहा है, तो मैंने ऊपर भी डाल दिया, इसके अंदर नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर हमें मिलेगा एक रेडिश ब्राउन कलर का, और फिर हमें मिलेगा एक येलो कलर। अब लोग सोच रहे होंगे इसके पास भी छुपा हुआ वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, नहीं, इसके पास नहीं है। वो जो पहले क्या होता है, PbNO3 तुम्हारा PbO बनेगा। PbO बेसिकली तुम्हारा जब गर्म रहता है ना, तब उसका रेडिश ब्राउन कलर रहता है, और ठंडा होने पर येलो कलर होता है। तो जब मैंने इसको निकाल दिया, ये अभी भी PbO बन गया है, और ये गरम गरम है, तो रेडिश ब्राउन मिलेगा। फिर ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा टाइम बाद, एटमॉस्फेयर को हीट देके ठंडा हो जाएगा फिर, तो क्या बनेगा, फिर ये येलो कलर का हो जाएगा। इस रिएक्शन में बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो फाइनली हमारा ये खत्म हो गया। अब चलो बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस वाला मेथड। चलो अभी हम लोग जल्दी से छाप लेंगे। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वाटर का या फिर दूसरी भी चीज होता है, जैसे कि NaCl होता है, Al2O3 होता है, ठीक है, इनका ना डिकम्पोजिशन कराते हैं। जैसे वाटर का हम डिकम्पोजिशन कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, बॉन्ड तोड़ देगी, बॉन्ड तोड़ के उनको आयंस के फॉर्म में बनाएगी। आयंस फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू जाएंगे, और फाइनली तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देंगे। इन अ नटशेल अगर मैं बोलूँ तो ये क्या करेगा, वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, तोड़ देगी, और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बाद हमें फाइनली क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल्स के फॉर्म में आ जाएंगे। नाउ अब तुम, मुझे पता है तुम लोग इसको देख के पूरा डर रहे होगे, तो पहले से छाप लो, उसके बाद में तुम्हें एकदम डिटेल में समझाऊंगी। जल्दी से छापो, 3 2 1, छापिए छापिए। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन खुद अपने में एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जो हम लोग का एक्चुअली आखिरी वाला टॉपिक है,
बट अभी इसको जानना जरूरी है, बिकॉज इसके बिना तुम समझ नहीं पाओगे कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है कि कोई एक ऐसा रिएक्शन होता है, अगर इस रिएक्शन में किसी भी एटम के पास ऑक्सीजन मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन का गेन कर रहा है वो, तो उसका क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और वहीं कोई दूसरा एलिमेंट है, कोई दूसरा एटम है, कोई दूसरा कंपाउंड है जो ऑक्सीजन को लूज कर दे रहा है, तो उसका रिडक्शन हो रहा है। क्या बोलेंगे, उसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ ही में काम करते हैं। कहीं किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे वाले का रिडक्शन हो रहा होगा, कहीं किसी का रिडक्शन हो रहा होगा तो दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, अगर कहीं पे भी कोई भी एलिमेंट रहता है जो कि ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर कोई रहता है जो कि लूज कर रहा होगा ऑक्सीजन, तो हम क्या कहेंगे, उसका रिडक्शन हो रहा है। या फिर अगर वो हाइड्रोजन लूज कर रहा होगा, हाइड्रोजन लूज कर रहा होगा, तो क्या कहेंगे, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हाइड्रोजन गेन कर रहा होगा तो कहेंगे उसका रिडक्शन हो रहा है। या उसकी चार देखो तीन तरीके से उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। या फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अगर मान लो किसी का कहीं पे इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है, कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, कोई एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वहां पे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और वही कोई इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा होगा तो मैं कहूंगी कि उसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा अब चलो ये वाला चीज देखो, पहले समझो, ये वाला चीज समझो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो जाएगा बाद में। हमने क्या किया, हमने एक बड़ा सा बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या किया, हमने 2 ग्रेफाइट के रॉड डाल दिए, कार्बन रॉड जिसे हम कहते हैं। कार्बन रॉड किसे कहते हैं, ग्रेफाइट रॉड को हम कार्बन रॉड भी कहते हैं। हम ग्रेफाइट का रॉड क्यों ले रहे हैं, कोई और रॉड क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम ग्रेफाइट का रॉड ले रहे हैं। और ग्रेफाइट रॉड तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी सेल वगैरह में भी काम आते हैं, सेम पर्पज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराने के लिए। हमने एक ग्रेफाइट रॉड को वायर से कनेक्ट किया और जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, बैटरी कुछ वोल्ट की होगी, बैटरी का कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, हमने इसे कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट किया तो देखो हमने पॉजिटिव टर्मिनल एक ग्रेफाइट रॉड से कनेक्ट किया और एक से नेगेटिव टर्मिनल किया। इन ग्रेफाइट रॉड को हम यहाँ पे इस केस में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। हम इन ग्रेफाइट रॉड को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। हम इन ग्रेफाइट रॉड्स को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। चल जा भाई, ठीक है, हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। ये भी क्या हुआ, इलेक्ट्रोड हुआ। ओके, इलेक्ट्रोड हुआ जो पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इस पे भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। जो नेगेटिव से जुड़ा है इस पे भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। अच्छा, जो पॉजिटिव से जुड़ा रहता है उसे हम कहते हैं एनोड। जो पॉजिटिव से जुड़ा रहता है उसे हम कहते हैं एनोड। इसे याद कैसे रखेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर याद रखने की ट्रिक नहीं पता तो। और ये जो नेगेटिव चार्ज से जुड़ा रहता है इसे हम कहेंगे कैथोड, कैथोड। अच्छा ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कटायन कहते हैं, पॉजिटिव आयन को सॉरी पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं, कटायन कहते हैं। और नेगेटिव आयन को हम क्या कहते हैं, अनायन कहते हैं। तुम इलेक्ट्रोड के केस में जस्ट उल्टा कर दो, पॉजिटिव आयन तुम्हारा अगर कटायन होता है तो, और नेगेटिव आयन अगर तुम्हारा अनायन होता है तो उसको जस्ट उल्टा कर दो। ये पॉजिटिव 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 है तो ये क्या होगा, कटायन कटायन। पॉजिटिव वाला कोई रहेगा तो उसे कटायन कहेंगे और नेगेटिव आयन कोई रहेगा तो उसे हम अनायन कहेंगे। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोड के केस में हमने जस्ट उल्टा कर दिया, कटायन पॉजिटिव जहां पे रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, जस्ट उल्टा। और नेगेटिव जहां रहेगा उसे हम कैथोड कहेंगे। ठीक है, जस्ट उल्टा कर दो। ओके, जस्ट उल्टा कर दो। तो हमने क्या किया, बहुत हॉट हो रहा है, थोड़ा सा इरेज कर दी मैं ना, इसको नोट डाउन कर लो, तुम लोग इतना नोट डाउन कर लो, बड़ा फिगर बनाना प्लीज। काफी लंबी लेक्चर जाएगी भाई साहब, ये काफी लंबा वीडियो रहेगा। मैंने इसमें डाले 2 इलेक्ट्रोड्स, उन्हें कनेक्ट किया बैटरी से थ्रू अ वायर। पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जो है, और नेगेटिव साइड पे नेगेटिव वाले से रहेगा। इसको हम कहते हैं एनोड, इसे हम कहते हैं कैथोड। अच्छा, मैंने इसके अंदर अब डाला पानी और साथ में डाला थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 क्यों डाल रहे हैं बताऊंगी बाद में। ओके, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसमें डाला बीकर इन्वर्ट करके ना। बीकर हम डायरेक्ट ऐसे ही नहीं डाल देंगे, बीकर डालने के लिए कंडीशन ये रहती है, हम पहले उसे थंब से ऊपर से पकड़े रहेंगे, बीकर का जो माउथ रहता है उसे थंब से बंद के रहेंगे। थंब से बंद क्यों कर रहे हैं,
थंब से इसलिए बंद कर रहे हैं ताकि हम वैक्यूम क्रिएट करना चाह रहे हैं बेसिकली। अगर हम उसे खोले रहेंगे, थंब से कवर अप नहीं करेंगे उसका माउथ, तो एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो टेस्ट ट्यूब में घुस जाएगी, और फिर जब यहाँ पे हम इसको डालेंगे तो ये जो एयर है यहाँ पे कुछ ऑलरेडी एयर एटमॉस्फेयर की प्रेजेंट रहेगी, तो हमारी जो रीडिंग आनी है, जो हमें फाइनल ऑब्जर्वेशन मिलना है, वो एप्ट एकदम करेक्ट नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए हम से कवर कर देते हैं ताकि एटमॉस्फेयर की एयर उसमें ना जा पाए। ओके, थोड़ा सा इसे बड़ा बनाते हैं। बड़ा हमने बना दिया। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगी, H2O तुम्हारा टूट जाएगा इनटू H+ एंड OH माइनस। इस H2O को तोड़ने के लिए इनटू H+ एंड OH माइनस, खाली इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से कोई चीज नहीं टूट जाती है, जो H2SO4 होता है, डाइल्यूट H2SO4, उसका यही काम होता है। वो क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि इनको आयंस में तोड़ने में हेल्प करता है। वो एसिड होता है, इनको आयंस में तोड़ने में हेल्प करता है। H2SO4 बेसिकली क्या करेगा, H2O को H+ और OH माइनस में तोड़ने में हेल्प करेगा। और कोई भी चीज ऐसे नहीं टूट जाती कि अगर मैं चाहूँ कि मैं अगर मैं चाहूँ कि मैं मीथेन को तोड़ दूं ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में, तो नहीं होता है। मुझे कोई भी चीज का एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, मुझे कोई भी चीज की एक्वस सॉल्यूशन लेनी होगी या फिर मोल्टन सॉल्यूशन लेना होगा। अगर मैं NaCl को मैं अगर डायरेक्ट ऐसे नमक को मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊं और चाहूँ कि नमक जो है सोडियम और क्लोरीन में टूट जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं नमक जो NaCl है उसमें जब तक उसका एक्वा सॉल्यूशन ना बनाऊं या फिर उसे गर्म कर दूं, उसका मोल्टन फॉर्म ना बना दूं, तब तक वो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में नहीं जाता। ये कंडीशंस होती है इलेक्ट्रोलिसिस की। ओके, तो ये चीज नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो, तो ये जो है ये H+ और OH माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा। अब मुझे ये बताओ, मेरे पास इसमें H+ भी घूम रहा है, OH माइनस भी घूम रहा है, तो मुझे ये बताओ OH माइनस नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किसके पास जाना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज के पास जाना चाहेगा। क्या हमने फिजिक्स में ये चीज पढ़ी है, कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के पास रहना चाहता है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास रहना चाहता है, लेकिन जो सेम होता है, नेगेटिव आपस में साथ में नहीं रहना चाहते, पॉजिटिव साथ में नहीं रहना चाहते। तो जो नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा या नेगेटिव टर्मिनल के पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। तो OH माइनस इस साइड आएगा। ओके, इस साइड मतलब कहाँ, इसका मैं नाम नीचे लिख देती हूँ। इसका मतलब कहाँ, एनोड, यहाँ कहाँ, कैथोड, यहाँ आना जाएगा। और H+ जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो कहाँ जाना चाहेगा, नेगेटिव वाले के पास जाना चाहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी चीजें क्लियर हो गई, कौन कहाँ जाना चाहेगा। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई, नाइस। अब देखो यहाँ पे भी अपने रिएक्शन चल रहे होंगे। ये जो H+ है, H+ आया, दो H+ आते हैं, एक्चुअली दो H+ आते हैं। H+ आया, ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज है यार, ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड है, क्या नाम है इसका, कैथोड। कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज है तो इसका क्या काम होगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन ढेर सारे होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन 2H+ को दे देगा। ये दो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन बन जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन लेके 2H+, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे फिर इस टेस्ट ट्यूब में तुम्हें बबल के फॉर्म में दिखेगा। हाइड्रोजन बबल्स यहाँ आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बबल्स इकट्ठा हो जाएंगे। वैसे यहाँ OH माइनस वाला चीज देखो, OH माइनस वाला चीज देखो, OH माइनस वाला चीज देखो। OH माइनस यहाँ रहता है, OH माइनस यहाँ रहता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या है, वहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया, इलेक्ट्रॉन कम है। तो कोई इलेक्ट्रॉन लेके भरमार लेके इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ रहा है और मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो मैं तो उससे बोलूंगी ना कि मुझे थोड़े से इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये चीज ना, ये जो एनोड है, ये भी सेम चीज करता है। ये क्या करता है ना, ये OH माइनस से बोलेगा भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन दे दे।
तो ये आता OH माइनस बेचारा दयालु वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद बन जाएगा OH, खुद बन जाएगा OH। ठीक है, अब ऐसे ही एक और OH माइनस आता है और वो क्या करेगा, एक और OH ऐसे ही इलेक्ट्रॉन और एक और OH दे देगा। ठीक है, समझ रहे हो। फिर क्या होगा, एक ही नहीं ना पानी का मॉलिक्यूल है, ढेर सारे पानी के मॉलिक्यूल है, तो उसमें भी क्या होगा, H प्लस OH माइनस टूटेगा तो वहां का जो OH है वो आएगा, OH माइनस इलेक्ट्रॉन देगा और खुद एक और OH बनाएगा। तो ऐसे दो OH रहते हैं, ऐसे OH को उल्टा लिख दो, समझ आ जाएगा। ऊपर लिख दूं क्या, नीचे प्रॉब्लली ना दिख रहा हो। चलो, तो ऐसे क्या होगा, दो OH आएंगे, क्या होगा, दो OH आएंगे। OH को मैं ऐसे उल्टा लिख लूं ताकि तुम लोग समझ लो। तो ये ना OH जो है ये पानी बन जाएगा और एक ऑक्सीजन दे देगा। ये OH H के साथ मिलके पानी बना देगा और एक सिंपल अपना अकेला ऑक्सीजन दे देगा। इस अकेले ऑक्सीजन को हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। ये ज्यादा देर तक अकेला नहीं रहता है, ये एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन रहता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन रहता है, इसे हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। ये एक नेसेंट ऑक्सीजन फिर क्या करेगा, सेम चीज होगी फिर से, और दो और OH माइनस आएंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे और OH बन जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर वो जो दो OH है वो क्या करेंगे, H2 बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे। फिर वहां से जो एक नेसेंट ऑक्सीजन आएगा वो फिर एक और इस वाले ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O2 बना देगा, जो कि तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। नहीं समझ आया ना, बताइए। H2O H प्लस OH माइनस में करेगा, H प्लस जो है किसके पास जाएगा, नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है यानी कि जो कैथोड है उसके पास जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किससे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिवली चार्ज वाले से। तो 2H प्लस जो है यहाँ जाएगा, H प्लस के पास है इलेक्ट्रॉन की कमी और कैथोड के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, ये बोल देगा कि भाई तेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ले ले मेरे से इलेक्ट्रॉन, क्यों चिंता करता है। तो फिर जो है इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा और बना देगा हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन बबल के फॉर्म में यहाँ पे निकल जाएगा, निकलेगा नहीं एक्चुअली, वो टेस्ट ट्यूब में ऐसा रहेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, H2O से टूटते कौन कौन, H प्लस और OH माइनस। OH माइनस तो बचा है, OH माइनस तुम्हारा पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास जाएगा जिसका नाम है एनोड। OH माइनस क्या करेगा, दयालु इंसान, पॉजिटिव वाले को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद OH बन जाएगा। ऐसे ही फिर एक और OH माइनस आएगा, वो OH माइनस फिर से दयालु, वो क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद OH बन जाएगा। फिर जो दो पीछे वाले OH थे वो रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे, पानी बना देंगे और बना देंगे एक नेसेंट ऑक्सीजन। फिर क्या होगा, फिर सिमिलरली दो ऐसे और OH माइनस आएंगे, वो दोनों दयालु वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और OH दे देंगे। फिर क्या होगा, वो दोनों फिर से ऐसे ही रिएक्ट करके H2O और नेसेंट ऑक्सीजन दे देंगे। ये दोनों नेसेंट ऑक्सीजन फिर मिलके O2 बना देंगे, जो कि यहाँ आ गया फाइनली, यहाँ आ गया फाइनली। ठीक है, क्या समझ आया। ये जो रिएक्शन हो रही है तुम्हारी, ये जो तुम्हारी रिएक्शन हो रही है H2O वाली, ठीक है, ये कहाँ हो रही है तुम्हारी, ये कहाँ हो रही है, कैथोड पे। तो मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ कैथोड, और ये जो हो रही है इसके ऊपर तुम लोग लिख लेना एट एनोड। ये रिएक्शन होगी कहाँ पे, एट एनोड। ये भी कहाँ पे हो रही है, पूरी एट एनोड, एनोड पे ये सारी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो तुम्हारा जो ऑक्सीडेशन, हाँ वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डेफिनेशन क्या थी, मतलब एक और डेफिनेशन थी क्या, कि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। वो क्या है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है। एक बहुत ही अच्छा सा मेरे पास शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है, लोन, लोन है शॉर्टकट, वो लोन, लोन है। अब लोन क्या होता है, लॉस, ऑक्सीडेशन, एनोड, और ये क्या होगा, एन से क्या था, एन से क्या था, एन से क्या था, नेगेटिव आयन। मतलब
इलेक्ट्रॉन, L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, O फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, A फॉर एनोड पे, और एनोड पे कौन आते हैं नेगेटिव आयंस आते हैं, कौन आते हैं, नेगेटिव आयंस आते हैं, ठीक है। लोन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड और N से नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा था जो कि दिया हुआ था। नाउ अब एक और चीज, लास्ट चीज जो कि बची हुई है, वो याद करने का ट्रिक था बेसिकली, कि तुम कैसे याद करोगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है राइट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को याद करना। तो अब देखो फाइनली एंड में पिक्चर क्या बनती है, फाइनली एंड में पिक्चर भी कैसे बनती है। फाइनली तुम ये देखोगे ना, हाइड्रोजन बबल्स का जो वॉल्यूम है और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो 2:1 की रेशियो में है। H2O तुम्हें क्या दे रहा था यार, 2H2O था ना, क्या दे रहा था, 2H2 प्लस O2 दे रहा था, 2H2 प्लस O2 दे रहा था। मतलब अगर दो वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उससे दो हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। यानी अगर दो वॉल्यूम होगा H2O का तो उससे दो वॉल्यूम हाइड्रोजन बनेगा और एक वॉल्यूम ऑक्सीजन बनेगा, यानी कि दो वॉल्यूम हाइड्रोजन फॉर एक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो यही हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन तुम्हारा डबल है वॉल्यूम में देन ऑक्सीजन, ठीक है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम किसके बीच में, हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन, कितना है, 2:1 है, कितना है, 2:1 है, जो कि तुम्हारा इससे प्रूव भी हो रहा है, हमने ये ऑब्जर्व किया। हमने पता कैसे किया कि कहाँ पे हाइड्रोजन है और कहाँ पे ऑक्सीजन है। हमने ऐसे पता किया ना कि हमने क्या किया कि हमने धीरे से इसका जो ये है टेस्ट ट्यूब है इसको हटाया हल्के से, या टेस्ट ट्यूब बहुत गंदा बना है वो, बट ठीक है समझ लो। हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब हल्के से हटाया, फिर हमने क्या किया कि हमने कोई भी ऐसे कैंडल लाई जो कि जल रहा हो, जल्दी हुई कैंडल लाई, और फिर उससे पॉप साउंड आया, फायर के साथ मिलके एक्सप्लोजन करके पॉप साउंड करने वाली गैस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। तो हम पता कर ले कि ये वाली में हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली दूसरी वाली में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, दूसरी वाली में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो यही था भाई साहब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यही था जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से पानी को तोड़ रहे थे इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। आई होप कि समझ आया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये दो एग्जांपल्स हैं, छाप लो इसे, और पहले वाले भी आई होप कि छाप लिए होगे, अगर नहीं छाप पाए होगे तो फिर वापस से रिवाइंड करके छाप लो, और बाद में अब आपको एक बचा है तो पॉज कर लिया इसके लिए। लास्ट टॉपिक है, अब चलो जल्दी से खत्म करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो बेसिकली लाइट होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो जो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट के थ्रू हो उसे हम क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो इसका एग्जांपल देखो, दो एग्जांपल है, दोनों मतलब एकदम 3 स्टार रिएक्शन है, दोनों क्या है, 3 स्टार रिएक्शन है। क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या किसमें यूज होते हैं, दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उसमें इन दो रिएक्शंस का यूज होता है, तब जाके हमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है। क्या होता है, हम क्या करेंगे, एक चाइना डिश लेंगे, ये क्या है, चाइना डिश है। चाइना डिश लिया हमने, उसके अंदर हमने डाल दिया AgCl या फिर मान लो AgBr, ठीक है। मैं AgCl वाला एग्जांपल लेती हूँ, दोनों में सेम चीज होती है। AgCl लिया, उसको हमने फिर चाइना डिश को धूप में रख दिया। अब क्या होगा, सनलाइट है बाहर, लाइट जो है उसकी इस पे पड़ेगी, लाइट क्या करेगी, लाइट इसे एनर्जी देगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि सनलाइट है तो मतलब धूप में गर्मी होती है, गर्मी से जो है ये टूट जाएगी, नहीं भाई वो तो थर्मल हो गया ना, वो तो हीट की वजह से हो रहा है, हीट की वजह से नहीं, लाइट की वजह से। आप लोग बोल रहे हैं कि लेकिन लाइट में तो गर्मी होती है तो उसी वजह से टूटता होगा ना, और कहाँ से एनर्जी आएगी, कौन सी एनर्जी,
लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है? एक एनर्जी ही होती है। लाइट बेसिकली एक एनर्जी होता है, जैसे साउंड एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी भी होता है। ओके, लाइट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लाइट में क्या होता है ना, बेसिकली लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। लाइट किससे बने होते हैं? फोटॉन से बने होते हैं। फोटॉन जो होते हैं वो एनर्जी पैकेट होते हैं, और यही फोटॉन जो है तुम्हारा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यही फोटॉन तुम्हारा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनके पास एनर्जी के वो एनर्जी कैरियर्स होते हैं, इनके पास एनर्जी होती है, तो ये फोटॉन तुम्हारा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये कोई सनलाइट हो या हमारे घर की जो नॉर्मल लाइट है, वो भी जो उसमें भी लाइट होती है वो भी किससे बनी होती है? फोटॉन से, जो कि क्या होते हैं? एनर्जी कैरियर होते हैं। तो वो वाली एनर्जी भी काम कर जाती है रिएक्शन बनाने के लिए। तो बल्ब जो हमारे घर में बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलती है, कोई भी लाइट हो काम कर जाएगी। ठीक है, काम कर जाएगी। तो क्या था? लाइट पड़ी तो फिर रिएक्शन हुआ, वो हमें क्या किया? Ag और Cl2 दे दिया। Cl2 गैस है, निकल जाएगी। ब्रोमीन गैस है, निकल जाएगी। AgCl कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर। व्हाइट कलर फिर हम क्या देखेंगे? व्हाइट कलर का AgCl लेके बाद में क्या मिला? ग्रेइश व्हाइट कलर मिला। ग्रेइश व्हाइट क्यों मिला? क्योंकि हमें Ag मिल गया बन के। Ag मिल गया। Ag इज बेसिकली सिल्वर। सिल्वर क्लोराइड था व्हाइट कलर का। फिर हमने उसे धूप में डाला चाइना डिश में, तो हमें क्या मिल गया? ग्रेइश व्हाइट मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि Ag बन गया। Ag का कलर क्या होता है? ग्रेइश व्हाइट होता है। सिमिलरली AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या है? पेल येलो कलर का। हमने धूप में डाला, हमें क्या मिल गया? ग्रेइश व्हाइट मिल गया। और रेड ब्राउन ब्रोमीन निकल गई वहां से। तो ग्रेइश व्हाइट इसलिए मिला क्योंकि उसमें क्या था? Ag था। उसमें क्या था? Ag था। तो ये था आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन की। तो आगे देखते हैं। चलिए, बाय बाय, सायोनारा।